जिम्बाब्वे पर भारत की पहले टी20 में धमाकेदार जीत। भारत ने पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरा टी20 मुकाबला हरारे में टी20 ये खेला जा रहा है। बता दें आज का मुकाबला जीत सीरीज अपने नाम का। वहीं ग्लासगो में भारत का मेडल मिशन शुरू हुआ है। 23 जुलाई से ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, जिसमें अब भारत ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। चंदू कुमार को हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे सीरीज की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। भारत के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीतने का मौका है। पहले मुकाबले में ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाया था और टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया था। बता दें इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है, विकास रंजन जी, जो कि खेल एक्सपर्ट है। सर, स्वागत है आपका NH 24/7 में। इसके साथ ही अजय रामनानी जी, जो कि पूर्व रणजी क्रिकेटर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, और जशवंत क्लाउडियस जी, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार है। सर, आप दोनों का भी स्वागत है NH 24/7 में। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी विकास रंजन जी आपके पास। लगातार टी20 मैच हारने के बाद क्या जीत की पटरी पर लौट चुकी है टीम इंडिया? क्या लगता है आपको? तो मुझे लगता है कि जीत की पटरी पे लौट चुकी है, क्योंकि देर आए दुरुस्त है। ऐसा होता है कई बार कि जैसे कि कहते हैं ना कि राहों कई जीत की राह में कई पेचोखम होते हैं, तो पेचोखम जरूर आए और उससे अंडरस्टिमेट करने की जैसी कोई बात नहीं है। और अगर आज इंडिया टीम जीत जाती है और सीरीज जीत लेती है, तो ये कहा जाएगा कि क्या जो है टीम इंडिया जीत की पटरी पर लौट चुकी है, क्योंकि युवा टीम गई है वहां पर और कई ऐसे खिलाड़ी जो कि भविष्य के सितारे हैं क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में। वैभव सूर्यवंशी तो चमकता हुआ सितारा है, जिन्होंने की बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा कुछ कर लिया है। हालांकि उनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। उनके अलावा अभिषेक शर्मा, जो कि पहले भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, और अशोक शर्मा, जो कि पेस बैटरी रफ्तार के सौदागर हैं। और तो एक तरह से कहें कि जिस तरह से क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया को फ्यूचर टैलेंट की तलाश है, उस लिहाज से ये काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर ये सीरीज जीतती है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज जीती थी, उसके बाद लंबे समय के बाद टी20 सीरीज जीतने का इंडिया के पास मौका होगा। उसके बाद एक बात और है कि अभी इंडिया के पास सिर्फ क्रिकेट के हर फॉर्मेट में चुनौती है। वर्ल्ड कप तो है ही, उसके अलावा टेस्ट में भी टीम इंडिया के पास चुनौती है, क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें भी अगले श्रीलंका का दौरा करना है अगस्त में, तो उसके लिए भी टीम चुनी जानी है। उस लिहाज से भी ये हालांकि ये अलग फॉर्मेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर कोई खिलाड़ी टच में हो तो उसके ऊपर दांव लगाया जाता है। और वैभव सूर्यवंशी भी चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा करके आए हैं, तो उस लिहाज से उनका भी दावा मजबूत है। और बाकी के भी कई खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल चूंकि टेस्ट के कप्तान है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ये सोचे कि, और बाकी के भी कई खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल चूंकि टेस्ट के कप्तान है, तो ऐसा हो सकता है कि वो ये सोचे कि इनमें जो टच में है उनको टेस्ट टीम में शामिल किया जाए। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह का जोश दिखाया है, वो अपने आप में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम को, अभी जो जिम्बाब्वे की टीम है, वो उस कैलिबर की टीम नहीं है जैसी टीम पहले हुआ करती थी। अगर पुराने दौर की बात करें तो एंडी फ्लार, हीथ स्ट्रिक, पॉल स्ट्रैंग, ब्रायन स्ट्रैंग जैसे कई खिलाड़ी जिम्बाब्वे के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। उसके बाद भी कई खिलाड़ी आए जो कि अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। हेनरी ओलोंगा, जिनका की नाम काफी ज्यादा उनकी और सचिन तेंदुलकर की राइवलरी मानी जाती थी एक समय। और एक डगलस होंडो हुआ करते थे, वो भी पेस बॉलर थे जिम्बाब्वे के, जो उनकी भी सचिन तेंदुलकर की राइवलरी बहुत फेमस है, क्योंकि एक बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ माइंड गेम खेला और सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने उनकी ऐसी पिटाई की कि उनका करियर खत्म हो गया था।
तो उस लिहाज से भले ही टीम के परफॉर्मेंस में अप डाउन आता रहता है, लेकिन किसी भी टीम को कम करके आंकना अपने आप में कहीं से भी क्रिकेट की दुनिया में जो भी खिलाड़ी हो, बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती है। इसलिए आज का ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और युवा खिलाड़ियों से सजी धजी टीम है जी जो कि विकास जी। फ्यूचर के होप बन सकते हैं क्रिकेट के हर डिपार्टमेंट में। टीम इंडिया जो है इस समय रिजुविनेशन से गुजर रही है। अब जैसे स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो रविंद्र जडेजा मेन स्ट्रे थे पहले तीनों फॉर्मेट के, अब वो T20 से संन्यास ले चुके हैं और अगला वर्ल्ड कप जहां तक की बात है तो उसमें भी उनका स्कोप जो है उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो इस लिहाज से भी जो टैलेंट पूल तैयार करने के लिहाज से ये मैच भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी विकास जी, अगर आज का मैच जीतते हैं तो सीरीज तो जीत ही जाएंगे, और क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि यंग प्लेयर्स का जोश देखने को मिल रहा है, तो सबसे यंग इस वक्त वैभव सूर्यवंशी जो है वो सबसे यंग प्लेयर है, 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। 18 बॉल में उन्होंने अभी 50 भी लगाई थी। तो जशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या खास बनाता है वैभव सूर्यवंशी को, कितनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं खिलाड़ी? जशवंत जी। ये उनका डेडिकेशन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बचपन को त्याग भी किया है, क्योंकि ये जो उम्र होती है 15-16 वर्ष जो है बचपन में खेलने कूदने की होती, मौज मस्ती की होती है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा वैभव की और उनके अभिभावकों की, जिन्होंने इतना बेहतरीन अपने आप को समर्पित किया है पूरी तरह और क्रिकेट को ही सब कुछ कैरियर बना लिया है। तो निश्चित रूप से वैभव जो कर रहे हैं वो उनकी इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। बहुत कुछ खोया है उन्होंने, लेकिन अपने देश के लिए जो दे रहे हैं वो, और मुझे लगता है उनमें बहुत प्रतिभा है, आने वाले समय में भी देंगे, उसे कोई भुला नहीं सकेगा। इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वैभव में यह है, अभी गेंदों को जिस हिसाब से वो देखते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं और गेंद को बल्ले पर लेते हैं, वो बहुत ही अविश्वसनीय लगता है इस कम उम्र के खिलाड़ी के द्वारा। लेकिन मुझे लगता है इतनी मेहनत जो उन्होंने की है, हर गेंद को समझकर खेलना एक कठिन काम होता है। परिस्थिति के अनुसार, विशेषकर जैसे T20 है, आपको 120 गेंद तो डाले जाते हैं, उसमें आपको खेलना है, अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर करना है, डिफेंस करने की चांस नहीं है। जितना आप डक शून्य पे आप छोड़ेंगे गेंद को, हर गेंद को, उतना आपकी टीम के लिए नुकसानदायक रहता है। तो इस बात को वैभव जैसे खिलाड़ी 15-16 वर्ष की उम्र में जो समझ जाए कि नहीं, हर एक गेंद को खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। मुझे नहीं लगता कि वैभव में ऐसी कोई बात है जो व्यक्तिगत खेल के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उनके अभिभावकों ने समर्पित किया है, भारत के लिए समर्पित किया। उनका उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मुझे लगता है कि वो लंबे समय तक भारत को अपनी सेवाएं देंगे। अजय जी, तो वापस हम जीत की तरफ आ चुके हैं और ये सीरीज जीतना भी जरूरी है क्योंकि लगातार 6 हार हुई है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो 6 हार क्यों हुई और अब जीत में हम वापस क्यों आ रहे हैं? देखिए, शुरू में जो हार हुई, जो हमने वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम के खिलाड़ी कुछ बदल दिए, अपने कप्तान भी हमने बदल दिया, उसके बाद हमने सीरीज खेली। तो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है, कोई भी टीम का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो थोड़ा सा बिगड़ गया। उस वजह से देखिए, ये हमने आयरलैंड से भी हारे, हम इंग्लैंड से भी हारे। देखिए क्या होता है कि हमारे पास 2020 के काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर हम एक प्रोसेस की तरह जाते, अगर हम वर्ल्ड कप की टीम में इतने बदलाव नहीं करके श्रेयस अय्यर, और मैं तो चाहता था कि रजत पाटीदार को भी लेना था, ऐसे 2-3 खिलाड़ी को लेके अगर सीरीज खेलते आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, तो हो सकता था नतीजा कुछ दूसरा होता। उसके बाद देखिए, कॉम्बिनेशन जब क्या बोलते हैं बिगड़ता है तो उसको बनने में टाइम लगता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने पहला मैच जीता। देखिए, जिम्बाब्वे चूंकि एक कमजोर टीम है, कमजोर टीम के खिलाफ हमने ये मैच जीता, इसलिए हम बहुत ज्यादा अभी इस टीम पे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ये टीम में वो कॉम्बिनेशन पूरा बन चुका है। फिर दूसरा मैच खेलेंगे जब, तब पता चलेगा कि देखिए अब का प्रदर्शन देखें। और देखिए, अगर जिम्बाब्वे से हम जीतते भी हैं तो देखिए एक कमजोर टीम से जीत रहे हैं। भविष्य में जब हम
किसी का जो एक मजबूत टीमों से जब खेलेंगे 2020 क्रिकेट, तब हमें पता चलेगा कि इस टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बना और ये आगे ये खिलाड़ी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको आगे ये टीम सेट कर पाएंगे और आगे किस तरह से जीत दिला पाएंगे। तो देखिए, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर जीत भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक कमजोर टीम से हम जीत रहे हैं। लेकिन जब कोई मजबूत टीम, फिर इंग्लैंड जैसी कोई मजबूत टीम के साथ जब खेलेंगे और यही टीम खेलेगी, तब हमको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन हमारी टीम का सही बना है कि नहीं बना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और कॉम्बिनेशन परखने का इस टीम के खिलाफ ये अच्छा मौका है। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात हो गई ये सीरीज की, लेकिन बढ़ते हैं आगे कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। बिहार के पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुष हैवीवेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम की बता दें बेस्ट लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए। तो बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में झंडू कुमार बचपन से पोलियो से प्रभावित थे। परिवार की मदद के लिए उन्होंने सड़क किनारे पिता के साथ आलू प्याज बेचे और कोविड के दौरान ई रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाई। अब वही खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस बारे में चर्चा करने के लिए कि बड़े मंच पर झंडू कुमार की कहानी सामने आने के बाद पैरा स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना लाजमी है। पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इससे पहले भी काफी अच्छा कर चुके हैं और झंडू कुमार की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे यहाँ एक वर्ड चलता है गुदरी के लाल, तो झंडू कुमार ने ये कमाल करके खुद को गुदरी का लाल साबित कर दिया है। और कि किस तरह से मुफलिसी के दौरान वो सब्जी बेचते थे, उसके बाद उन्होंने ई रिक्शा भी चलाना चालू किया और जब उनको पैसे की जरूरत थी तैयारी करने के लिए तो उन्होंने अपना ई रिक्शा भी बेच दिया और दिन भर वो घर के लिए काम करते थे और बाद में शाम में मेहनत करते थे, वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे। वो अपने सपने के लिए जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है। इसके अलावा ओलंपिक में, हालांकि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत को कम पदक की उम्मीद इसलिए है क्योंकि कई सारे इवेंट्स जिसमें कि जैसे कि तीरंदाजी और हॉकी, ऐसे सारे इवेंट्स को नहीं इस बार शामिल किया गया है। इसमें भारत को पदक की उम्मीद थी। जैसे अगर तीरंदाजी की बात की जाए तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी में काफी बड़ा नाम है, तो वो अगर होती तो वो जरूर पदक जीतती। उसके अलावा बैडमिंटन में भी भारत के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे, उनको भी नहीं शामिल किया गया। हॉकी में भी भारत की दमदारी है। तो इस लिहाज से भारत का दल तो 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को गया है, लेकिन इनको नहीं शामिल किया गया है, तो पदक इस बार कम आने की उम्मीद है। पिछली बार 60 से ज्यादा पदक मुझे जहां तक ध्यान है कि, लेकिन इस बार हो सकता है उतना ज्यादा पदक नहीं आ पाए। और भारत का जो दारोमदार रहेगा वो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के ऊपर रहेगा, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इस समय भारत की जो नॉन क्रिकेटिंग पावर हाउस है उसमें नीरज चोपड़ा का नाम सबसे बड़ा है। तो इस लिहाज से उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। उसके अलावा एक बॉक्सिंग में जो मेडल है वो लवलीना जो है उनका पदक पक्का हो गया है, क्योंकि उनको बॉक्सिंग में कम से कम ब्रॉन्ज की उम्मीद हो गई है, क्योंकि शायद वॉकओवर टाइप का मिला है। इस चक्कर में उनकी उम्मीद बढ़ गई है और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो फिर उसके बाद गोल्ड मेडल तक भी जा सकती हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो है, एक तरह से कहें तो जो इस तरह के गेम्स होते हैं, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बॉक्सिंग, ये सब, इनके लिए एक कहें कि एक पैमाना होता है। इससे एक शुरुआत करते हैं खिलाड़ी। पहले भी जो भी खिलाड़ी भारत के लिए मेडल जीते हैं, चाहे वो अभिनव बिंद्रा हो, चाहे वो बटुकेश्वर दत्त हो, चाहे वो सुशील कुमार हो, चाहे बैडमिंटन में भी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इन लोगों ने जब मेडल जीता भारत के लिए ओलंपिक में, तो इन लोगों की शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इन सब से हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। तो ये इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और कॉमनवेल्थ गेम में जितनी दमदारी दिखाई जाएगी वो भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। हालांकि भारत के लिए कुछ एक कॉमनवेल्थ गेम में जाने के पहले डोपिंग के कारण एक खिलाड़ी बाहर हो गए थे और वो नहीं जा पाए थे, तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो ये जो कंपटीशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो इसमें जितनी ज्यादा भूमिका निभाई जाए और जितनी दमदारी दिखाई जाए
वो भारत के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। जी विकास जी, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें बताई और उसमें एक और चीज आपने बताई कि डोपिंग का भी एक मुद्दा रहता है। तो जशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इस बड़े मंच पर डोपिंग का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बन रहा है। जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार भी इसका उदाहरण है। तो ये साफ सुथरा रखने के लिए क्या और सख्त कदम उठाए जाने सकते हैं? जशवंत जी। देखिए, ऐसा है, डोपिंग की जो बात जिसकी शुरुआत हुई, वाडा से शुरुआत हुई 1999 में। सबसे पहले जब ये देखा गया कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने से जो लायक खिलाड़ी हैं उसको भी पार करते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब सब इन बातों की जांच की गई तो पता चला कि कुछ ऐसे आहार हैं या कुछ भोजन में ऐसी चीजें हैं जिसको खिलाड़ी ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अतिरिक्त शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वाडा ने जो वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था, स्वतंत्र एजेंसी जो इन बातों की जांच करती है खिलाड़ियों के खून से और साथ साथ उनके पेशाब से भी, कि खिलाड़ी ने कहीं अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक या जो चीज उनके एक लिस्ट में है वो लिस्ट के छोड़ के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बातें जब सामने आएंगी तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए वाडा ने लिस्ट जारी की है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है खिलाड़ी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ढंग की रोकथाम के लिए ये प्रयास तो हुआ है, लेकिन सचमुच ये बहुत ही चिंता का विषय है भारत के लिए कि भारत 2022, 2023, 2024 लगातार 3 साल अभी टॉप पर बनी हुई है। मतलब ये जो वाडा डोपिंग के प्रतिबंधित दवा सेवन का मामला है उसमें भारत के खिलाड़ी सबसे ज्यादा आ रहे हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। 213 खिलाड़ी 2023 में, 246 खिलाड़ी जो है 2024 में और अभी तक 131 खिलाड़ी 2026 में भी हो चुके हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। ये क्यों हो रहा है, इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाती, खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया तो उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो सम्मान खिलाड़ियों को मिल रहा है, जो पुरस्कार मिल रहा है खिलाड़ियों को, शायद समय से पहले कुछ खिलाड़ी उसे पाना चाहते हैं, इसकी वजह से इस ढंग का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ खिलाड़ी दोषी नहीं है। जब इस डोपिंग का प्रचार प्रसार जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा पूरे, और जो भी अकादमी है, खेल अकादमी, उनके द्वारा किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये ऐसे प्रकरण सामने आने नहीं चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आ रहा है, मतलब साथ में जो प्रशिक्षक है, साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जो भोजन को देखते हैं, डाइटिशियन है, भाई इन सब को एक साथ दोषी माना जाए और इन सब पे एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई डोपिंग पर पकड़ा गया तो कोई एक ही व्यक्ति, खिलाड़ी की गलती नहीं है, इसमें ये सारे लोग शामिल होते हैं और उसकी वजह से खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है और वो गलत कदम उठाता है। और एक बात और मैं बतला दूं आपको कि अगर इसी ढंग से डोपिंग के केसेस आते गए तो हम आपको बतला दें कि एक तो जैसे इस बार हुआ है भारत्तोलन में, हमने 12 इवेंट में हमें भाग लेना था, लेकिन हमारा एक खिलाड़ी चूंकि डोपिंग में पकड़ा, इसलिए अब हमें सिर्फ 11 इवेंट में ही भाग लेने का मौका मिलेगा। 12 इवेंट के लिए दिलबाग सिंह को बाहर किया गया है इस समय। अब वो इसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जबकि वो लायक थे। इसी ढंग से अगर भारत के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा तो हम आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट जिसका आयोजन यहाँ पर मिलता है वो उसमें भी अगर आपने वोट अतिरिक्त पा लिए, उसके बावजूद इस देखा जाता है कि किस देश में डोपिंग के प्रकरण अधिक आए। अगर डोपिंग के प्रकरण अधिक आते हैं तो ये भी संभव है कि आपको जो अवसर दिया गया, आयोजन करने का जो मौका दिया गया या मौका दिया जाने वाला है, वो मौके भी आप गंवा सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और खिलाड़ी और हमारे खेल प्रशासक, हमारे राजनयिक, हमारे जो खेल से जुड़े हुए अधिकारी हैं, इन सब कर इसको रोकने के लिए क्या करना है, इसमें जागरूकता की आवश्यकता है अधिक से अधिक। और हम चाहते हैं कि ये जागरूकता हम सब मिलकर समाज में लेकर आए। जी जशवंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ध्यान देने वाली बात ये जरूर है। लेकिन आप दोनों ने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जशवंत जी आपका भी और विकास जी आपका भी।
और बता दें बर्मिंघम 2022 में भारत ने 61 मेडल जीते थे, चौथे स्थान पर रहा था और अब उम्मीदें इस कॉमनवेल्थ गेम्स से भी है। और इसी के साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट कॉर्नर में फिलहाल इतना ही।